प्यारे बच्चों, क्लास 11th टर्म 2 परीक्षा के लिए विषय राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जो परीक्षा उपयोगी है। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और राजनीतिक विज्ञान के बच्चों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। इसको हम लोग नाम दे रहे हैं सेट 3। ये विभिन्न गेस पेपरों की सहायता से तैयार किया गया है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, भारत कैसे एक गणतंत्र है। तो भारत एक गणतंत्र राज्य है। गणतंत्र राज्य वास्तव में वह होता है जिसमें सत्ता राज्य के हाथों में ना होकर जनता के हाथों में रहती है और जिसमें राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति होता है। भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंश कर्मानुगत राजा ना होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। दूसरा है, प्रेस की स्वतंत्रता से आपका क्या अभिप्राय है। तो प्रेस विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे लोकप्रिय, सशक्त और सरल साधन है। इसमें लोगों के विचार प्रकाशित होते हैं। आज के प्रजातांत्रिक युग में तो प्रेस की स्वतंत्रता का बड़ा महत्व है। विरोधी दलों के नेताओं के विचारों को प्रकाशित करने से सरकार के मनमाने रवैये की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करता है। प्रेस अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह तभी कर सकता है जबकि प्रेस स्वतंत्र हो। तीसरा क्वेश्चन है, लोकसभा के संगठन के बारे में लिखिए। तो भारतीय संसद के निम्न या लोकप्रिय सदन को लोकसभा का नाम दिया गया है। लोकसभा की सदस्य संख्या समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या 545 है। लोकसभा के सदस्य भारतीय जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चौथा है, समानता से आप क्या समझते हैं। तो साधारण भाषा में समानता का अर्थ है सब व्यक्तियों का समान दर्जा हो, सबकी आय एक जैसी हो, सब एक ही प्रकार से जीवन यापन करें, पर यह संभव नहीं है। पांचवा है, आर्थिक समानता के बारे में आप क्या जानते हैं। तो वर्तमान काल में आर्थिक समानता ने एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सब व्यक्तियों की आय अथवा वेतन समान दिया जाए। इसका अर्थ है सबको उन्नति के समान अवसर प्रदान किए जा सभी को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। छठा है, सरकार किसे कहते। तो सरकार कानून बनाने और लागू करने वाली एक विशिष्ट संस्था है। सातवां है, धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मनुष्य के नैतिक तथा सामाजिक जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म के स्वीकार करने, उसका पालन करने, पाठ उपासना आदि की स्वतंत्रता को ही धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं। इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और इसका किसी धर्म विशेष के प्रति पक्षपात नहीं होना चाहिए। आठवां है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं सूची में सम्मिलित आर्थिक सामाजिक विकास संबंधी कार्य का विवरण प्रस्तुत कीजिए जो नगर निगम नगर पालिका को सौंपे गए हैं। मतलब नगर निगम और नगर पालिका जो अधिकार सौंपे गए हैं। तो आंसर है, नगरों में स्वशासन के स्थापना के लिए नगरीय निकाय की स्थापना की गई है, जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम आदि। संविधान के 74वें संशोधन जो 1 जून 1993 को लागू हुआ, उसके द्वारा इन नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान के भाग 9 क में अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 ZG तक नगर पालिका के लिए उपबंधों का समावेश किया गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की 12वीं अनुसूची अनुच्छेद 243W के अंतर्गत में नगर पालिकाओं एवं नगर निगमों के 8 बड़े कार्यों का उल्लेख किया गया है। ये कार्य इस प्रकार है। पहला है नगर नियोजन और शहरी नियोजन। दूसरा, भूमि के उपयोग पर नियंत्रण एवं भवनों का निर्माण। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजनाओं का निर्माण। चौथा, सड़कें एवं पुल। पाँचवा, घरेलू वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति। फिर छठा है लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। अग्नि सेवाएं,
कि शहरी वानिकी पर्यावरण का संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय कारणों को प्रोत्साहन। फिर 9वां है समाज के कमजोर वर्गों के हितों को संरक्षण, जिसमें विकलांगों एवं मानसिक से रूप विक्षिप्त व्यक्तियों की सहायता भी सम्मिलित है। 10वां है झुग्गी झोपड़ी सुधार। फिर है शहरी निर्धनता उन्मूलन। 12 है शहरी सुविधाओं में वृद्धि, जिसमें पार्कों, उद्यानों एवं खेल के मैदानों की स्थापना एवं रखरखाव पर भी सम्मिलित है। 13 है सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं अन्य कार्यक्रमों को प्रोत्साहन। 14 है शमशानों मतलब दाह संस्कार स्थल एवं विद्युत शवदाह गृह की उचित व्यवस्था। 15 है चारागाहों की व्यवस्था एवं आवारा पशुओं पर रोक। 16 है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। 17 है प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग स्थलों, बस स्टैंडों एवं जन सुविधा परिसरों इत्यादि की स्थापना। तथा लास्ट है बूचड़खानों का प्रबंध। 9वां नंबर क्वेश्चन है 42वें संशोधन द्वारा संविधान में अंकित किन्हीं 4 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई थी, परंतु 42वें संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 4A मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है। इस नए भाग में 51A नाम का एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है, जिसमें नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। 4 मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं। तो संविधान, राष्ट्रीय झंडे तथा राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना। भारतीय नागरिक का प्रथम कर्तव्य यह है कि वे पूर्ण श्रद्धा से संविधान, राष्ट्रीय झंडे तथा राष्ट्रीय गीत का सम्मान करें। दूसरा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के उद्देश्यों को स्मरण तथा प्रफुल्लित करना। 42वें संशोधन के अंतर्गत लिखा गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रोत्साहित करने वाले आदर्श का सम्मानपूर्वक पालन करें। तीसरा है भारतीय प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता का समर्थन तथा भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक प्रभुसत्ता, समाजवादी, निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत की प्रभुसत्ता, एकता तथा अखंडता का समर्थन एवं रक्षा करे। और चौथा है लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाना। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद तथा जांच करने और सुधार करने की भावना को विकसित करें। 10वां नंबर क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य का क्या महत्व है। तो मौलिक कर्तव्यों का महत्व। पहला, राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने के लिए एक निरंतर अनुस्मारक तो है। मौलिक कर्तव्य प्रत्येक भारतीय नागरिकों को याद दिलाते हैं कि सभी मौलिक अधिकारों के हकदार होने के साथ साथ कुछ ऐसे कर्तव्य भी हैं जिन्हें उन्हें एक महान राष्ट्र के निर्माण की दिशा में काम करते हुए निभाने और पूरा करने की आवश्यकता है। उन्हें समझना चाहिए कि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। दूसरा है असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी। तो जो लोग बुनियादी नियमों के उल्लंघन में मजा लेते हैं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं या भारतीय ध्वज को जलाते हैं या किसी भी तरह से आम जनता की शांति में बाधा डालते हैं, ये मौलिक कर्तव्य एक अनुस्मारक है कि यदि ठीक से पालन नहीं किया जाता है तो वे कर सकते हैं गंभीर परिणाम की ओर ले जाते हैं। तीसरा है प्रतिबद्धता और अनुशासन की भावना। वे देशभक्ति की भावना पैदा करते हैं और लोगों में प्रतिबद्धता और अनुशासन की भावना पैदा करते हैं। वे उन कर्तव्यों की निरंतर याद दिलाते हैं जो आपके देश के प्रति है और कैसे उसकी पूर्ति आपकी बेहतरी और देश की बेहतरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा है यह निर्धारित करने में सहायता करे कि कोई कानून संवैधानिक है या नहीं। सार्वजनिक हितों के मामलों में अदालत या निर्धारित करने में मदद करने के लिए मौलिक कर्तव्यों की ओर रुख कर सकती है कि क्या कोई विशेष निर्णय जनता के समान हित में बाधा डाल सकता है या उसके पक्ष में काम करेगा। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों में से किसी एक के उत्थान के लिए काम करता है तो उसे एक वैध कानून घोषित किया जा सकता है और उसे मंजूरी दी जा सकती है। 5वां है उल्लंघन पर जुर्माना लगाना। तो प्रत्येक नागरिक को मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता है। मौलिक कर्तव्यों के महत्व को समझने में विफलता और उसके उल्लंघन के प्रयास के परिणाम स्वरूप न्यायपालिका से सख्त कार्रवाई हो सकती है। छठा है संप्रभुता बनाए रखना। जब लोग कुछ निश्चित कर्तव्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं तो उन्हें भाईचारे और एकता की भावना मिलती है। यह संविधान और उसके लोगों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने में मदद करता है।